गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हम लोग अब प्रारंभ करेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत को पढ़ने के पहले अमूमन हमको जानना चाहिए कि अरब साम्राज्य क्या है। ऐसा देखा गया है कि हम लोग मध्य भारत में, चाहे हमारी पाठ्य पुस्तक की किताबों में हम सिंध के आक्रमण से पढ़ते हैं और यहाँ से प्रारंभ होता है एक मुस्लिम साम्राज्य जो कि मुग़ल साम्राज्य तक चलता है और वहाँ तक भी हम लोग लगातार पढ़ते रहते हैं, लेकिन समझ स्थापित नहीं हो पाता है कि ये खलीफा क्या चीज़ है और खलीफा कैसे, खलीफा का अधीन क्यों सुल्तान होता है। तो इन सारी चीज़ों को जब तक हम बिल्कुल समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन लगातार चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते रहते हैं। तो मित्रों, मैं आज कहूँगा कि आज बस इस पूरा वीडियो को देखिए। आज के बाद से आप इसके आगे की जितनी चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे वो दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे या तो मुग़ल काल पढ़ेंगे, आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि खलीफा का क्या मतलब योगदान है किसी भी साम्राज्य में, खास करके इस्लामिक साम्राज्य में, और क्यों खलीफा को माना जाता है। तो इसको पहले जानने के लिए, इन सारे तथ्यों को जानने के लिए आपको अरब साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। और यदि ये जानकारी नहीं है तो स्वाभाविक रूप से जो आगे की जानकारी मिलने वाली है, चाहे वो दिल्ली सल्तनत में या तो इस्लामिक राज्य के रूप में कोई भी कंट्री का जो इतिहास आप पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको समझ में दिक्कत होगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग को किसी प्रकार का इसका जो है समझ स्थापित करने में परेशानी हो। इसलिए सिंध आक्रमण से पहले हमने कोशिश किया है कि आपको अरब साम्राज्य के बारे में बताएं। और अरब साम्राज्य को अगर आप समझ गए तो आगे का जो रास्ता है काफ़ी आसान हो जाएगा मित्रों आप लोग के लिए। तो आशा करेंगे आप पूरी वीडियो को देखेंगे और उसके बाद आप स्वतः जो है एनालिसिस करेंगे कि यस, आज के बाद से आगे का चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला आपके लिए। तो चलिए, सबसे पहले अरब साम्राज्य की यदि हम बात करेंगे तो बात करना पड़ेगा हमको मोहम्मद साहब का। ठीक है, तो उसकी ब्रीफ यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके ब्रीफ संक्षिप्त रूप में उसकी चर्चा करेंगे हम। मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब के व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा जान लें तो हम लोग जानते हैं कि मोहम्मद साहब जो है इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, इस्लाम क्या है? इस्लाम को कहते हैं सबमिशन टू गॉड, मतलब ईश्वर के लिए अपने आप को समर्पण कर देना ही इस्लाम कहलाता है। ठीक है, तो हमने इसकी बात किया था कि मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, उनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, मक्का में हुआ था। ठीक है, बचपन का नाम इनका था अमीन अली और इनके पिताजी का नाम था अब्दुल्ला और माता की नाम था अमाना, और ये कुरैशी परिवार से आता था, कुरैशी वंश से आता था। ठीक है, कालांतर में इसकी शादी जो है खादीजा नामक एक स्त्री से हुआ। ऐसा माना जाता है कि खादीजा का यह व्यापार जो है देखता था मोहम्मद साहब, और उसी के साथ इसको इनका शादी हुआ मोहम्मद साहब का खादीजा के साथ। ठीक है, और 40 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इम्पॉर्टेंट बात है, ये इम्पॉर्टेंट है और हीरा नामक गुफा इम्पॉर्टेंट है कि इनको जो है मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में हुआ। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब से ये पैगंबर कहे जाने लगे। पैगंबर का अर्थ होता है अंबर से पैगाम लाने वाला, अर्थात आकाश से, अंबर से जो पैगाम, यानी ईश्वर का जो पैगाम लाएगा उसको पैगंबर कहा जाएगा। तो ये पैगंबर कहा जाने लगा कब? ज्ञान प्राप्ति के बाद। उसके बाद इनको नबी भी कहा गया। नबी का अर्थ होता है सिद्ध पुरुष, तो मोहम्मद साहब को सिद्ध पुरुष भी कहा जाने लगा और उसके बाद रसूल भी कहा जाने लगा। रसूल का मतलब होता है ईश्वर का दूत या देवता का दूत, जो उनका ईश्वर है, अल्लाह है, अल्लाह का दूत। तो रसूल को जो है ईश्वर का दूत, रसूल भी इनको कहा जाने लगा। तो मित्रों, आप लोग समझे कि हीरा नामक गुफा में जब से मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इसको पैगंबर, रसूल और नबी इत्यादि कहे जाने लगे। ठीक है, इन्होंने जो अपना जीवन का प्रथम उपदेश दिया वो अपनी पत्नी खादीजा को दिया। ठीक है, 16 जुलाई 622 ईस्वी बहुत ही महत्वपूर्ण है इस्लाम के लिए, इस्लाम धर्म के लिए। इस दिन मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा किया था। यूँ कहें कि मक्का से मदीना चला गया था और इसी को हिजरी संवत कहा गया।
तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है हिजरी संवत क्या है, तो मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना जाना ही हिजरी संवत है। और तो हिजरी संवत प्रारंभ कब से हुआ, तो यही डेट होगा 622 ईस्वी। तो मित्रों अभी जो है हम लोग सिर्फ मोहम्मद साहब के बारे में जाने हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे इस्लाम का विस्तार हुआ। तो स्वाभाविक बात है मित्रों, यहाँ ज़रा लॉजिकल समझने की ज़रूरत है। जब इस्लाम के जो संस्थापक थे मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो जाती है, तो आखिर इस्लाम आगे कैसे चलेगा, कौन इस्लाम को देखेगा, कौन इस्लाम का जो है नेतृत्व करेगा और कौन नियम कानून को बनाएगा, इसके लिए यहाँ पे खलीफा पद को बनाया गया। अर्थात यूँ कहें कि मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद खिलाफत जो है खलीफा का पद निर्माण कर दिया गया, और उसका क्या काम था उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए खलीफा को जानने से पहले थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं। फैक्ट में नाट-ए मोहम्मदी जो है, नाट-ए मोहम्मदी बरनी द्वारा रचित मोहम्मद साहब का क्या है, एक जीवनी है। और 63 वर्ष की उम्र में मोहम्मद साहब की मृत्यु हुआ 632 ईस्वी में। और इसके बाद की जो घटना है आप देखिए कि क्यों खलीफा पद की उत्पत्ति हुआ, आप लोग को समझ में आया होगा। क्योंकि अब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गया था, तो पूरे इस्लाम का जो व्यवस्था है उसका धर्म का विस्तार कैसे होगा, राजनीतिक गतिविधि का कंट्रोल नियंत्रण कैसे होगा, उसके लिए खलीफा पद की आवश्यकता थी। अब आप लोग को समझ में आएगा कि दिल्ली का कोई सुल्तान क्यों खलीफा से मतलब नकारा भेंट लेता था, क्यों अपने आप को कहता था कि हमको सम्राट घोषित किया जाए, जबकि सम्राट तो खुद ही यहाँ के होते थे। लेकिन खलीफा क्योंकि अब चूंकि इस्लाम का जो उत्तराधिकारी हुआ मोहम्मद साहब का, वो खलीफा के रूप में जाने गए, तो पूरे इस्लाम जगत में इसके पास क्या अधिकार था ये देखिए। ये धर्म का संरक्षक माना गया खलीफा, और दूसरी बात राजनीतिक व्यवस्था का भी नियंत्रक माना गया। तब आप लोग को अब समझ में आएगा कि दिल्ली सल्तनत या कोई भी शक्तिशाली जो इस्लाम साम्राज्य के शासक बनते थे, सुल्तान बनते थे, वो चाहते थे कि खलीफा उसको जो है पहचाने, रिकॉग्नाइज करे, खलीफा उसकी पद को स्वीकार करे। ऐसा इसलिए क्योंकि खलीफा क्या है, इस्लाम का संरक्षक है। जब तक खलीफा स्वीकार नहीं करेगा तब तक वो सुल्तान भी नहीं है फिर। ठीक है, हालांकि कई ऐसे सुल्तान रहे जिन्होंने खलीफा को नहीं माना, लेकिन यूँ कहें कि इस्लाम जगत में जितने भी सुल्तान या सम्राट हुए उन्होंने खलीफा से जो है स्वीकृति लेने की कोशिश किया और लिया भी। तो यहाँ क्यों लिया, क्योंकि वही धर्म का संरक्षक था। और दूसरी बात, राजनीतिक व्यवस्था का भी नियंत्रक वही था। किस प्रकार से राजनीतिक चलेगा, राजनीति होगा, किस प्रकार से प्रशासन होगा साम्राज्य में, उसका भी नियंत्रक कौन था, खलीफा था। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि खलीफा का महत्व क्यों इस्लाम जगत में, और खलीफा आया क्यों इस्लाम जगत में। आगे आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि यही चीज़ आपको जब समझने में नहीं आता, इतना छोटा सा बात, तो आपको काफ़ी सारी परेशानी झेलना पड़ता है आगे की पढ़ाई में। तो अब आपको समझ में आएगा कि खलीफा क्यों इतना महत्व हुआ। ठीक है, और उसके बाद खलीफा कैसे बनेगा, कौन खलीफा बनेगा, उसके भी उत्तराधिकार के जो नियम है मतलब नियम कुछ बना दिए गए कि खलीफा किस प्रकार का, अगला खलीफा कौन कैसे बनेगा, उसके भी कुछ नियम बनाए। ठीक है मित्रों, तो आप जो है मोहम्मद साहब और खलीफा को तो समझे। अब थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम उसका जोग्राफिकल एरिया को देखेंगे, किसका, अरब साम्राज्य के जोग्राफिकल एरिया को अगर हम देखेंगे तो आगे चल कर के आपको और भी आसानी होगा। इसलिए मैं जोग्राफिकल एरिया भी आपको मैप पर बनाने की कोशिश किया हूँ। तो मोटा मोटी आपको ये आइडिया देगा जो सिंध के आक्रमण इत्यादि को भी रिलेट करने का बहुत ही अच्छा जरिया होगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा आपको। तो ये जो मैप है वो डेली मैं नहीं बनाऊंगा, इसको अच्छा से देख लीजिएगा और इसको आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। आप भारत का नक्शा देख लीजिए। ये वाला जो एरिया मैं किया हूँ, ये देखिए, ये सिंध का एरिया है। ठीक है, तो ये सिंध पर ही अगला आक्रमण हम लोग जब पढ़ेंगे 712 ईस्वी वाला, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो वहाँ पे ये जोग्राफिकल एरिया को देखिएगा तो आपको और बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। ये सिंध में जो हम बी से डिनोट किए हैं, यहाँ पर लिखे हैं बी फॉर ब्राह्मणाबाद। ब्राह्मणाबाद एक जगह का नाम है। आर जो है ये रावर है, रावर का युद्ध भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एन फॉर निरून है, और एल जो है अल मंसूर है। ठीक है, तो आप इस एरिया को देखिए, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं यही देवल है। ठीक है, ये देवल जो है युद्ध का अखाड़ा बनेगा सिंध के साथ। सिंध के साथ जब अरबों ने आक्रमण किया तो यही युद्ध का अखाड़ा बनने वाला है। तो इसको अच्छा सा आप देख लीजिए देवल को। ठीक है,
अब थोड़ा सा मैप को और अच्छा से देखने की कोशिश कीजिए। तो ये अरब सागर है और ये रेड सी है, ठीक है। मोटा मोटी समझने के लिए आप जैसे देखिए भारत है, तो उसके बाद ये पाकिस्तान होगा, ठीक है। उसके बाद ये अफगानिस्तान, फिर ये ईरान, ठीक है, और इसके बाद ये इराक, और ये सीरिया है, दमिश्क देख लीजिए। और ये वहाँ पे आपको तुर्की मिलेगा। और ये रेड सी के तरफ जब नीचे आइएगा तो ये है पूरा सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया में ये इंपॉर्टेंट है, ये मक्का जहाँ पर कि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, और उसके आगे ही कहाँ है, मदीना, जहाँ पे कि उसकी यात्रा किया, जो कि क्या कहलाया, हिजरी संबत कहलाया, ठीक है। इसके आगे और हमको जगह नहीं मिला, तो ये जो है एरिया आप देख सकते हैं, ये कार्डोवा है। कार्डोवा स्पेन का एक प्रांत है। कार्डोवा का युद्ध भी हम लोग कभी मौका मिलेगा तो एनिशिएंट वर्ल्ड में हम लोग देखेंगे। और ये कैरोन है। तो आप अब जब देखिएगा तो ये आपको कुछ ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में हम चर्चा किया, इसका ज़रूरत पड़ेगा समझने के लिए आगे के भी वीडियो में और अभी भी। तो अभी जब हम लोग देख लिए, खलीफा की बात को समझ गए, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि खलीफा जो था किस प्रकार से, खलीफा कौन सा खलीफा, किस वंश के खलीफा जो है वहाँ पे सुशोभित हुआ और वो पूरे दुनिया को, इस्लामिक राज को चलाया। उसको देखने के लिए आप लोग देखिएगा तो सबसे पहले खलीफात के क्रम में राशिउद्दीन खलीफा आया, ठीक है। राशिउद्दीन खलीफा 632 ईस्वी से 661 ईस्वी तक चला, ठीक है। इसके डिटेल में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे अभी, खाली आपको मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए कि खिलाफा जो खलीफा का पद हुआ उसके क्रम में राशिउद्दीन सबसे पहले आया और उम्मेद उसके बाद आया। उम्मेद जो खलीफा आया वो 2 बार शासन किया, एक बार तो 661 ईस्वी से 750 ईस्वी तक, और दूसरी बार 756 से 1031 ईस्वी तक। यानी कि राशिउद्दीन के बाद उम्मेद और उम्मेद के बाद अब्बासी। बार बार आप लोग उम्मेद और अब्बासी का नाम सुनते होंगे और कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। इसलिए मित्रों मैं जानबूझ करके आप लोग के लिए स्पष्ट आपकी समझ आगे बढ़े, इसलिए मैं इतना आपके लिए मेहनत किया हूँ ताकि आप समझ पाएँ। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 1261 से 1517 ईस्वी तक, तो आप जैसे देखेंगे 1261 के बाद का कोई भी जो सुल्तान भारत का, दिल्ली सल्तनत का, यानी 1517 सिकंदर लोदी तक आप जब देखेंगे तो वो किस खलीफा का दिन होगा, अब्बासी खलीफा का दिन होगा। उसके पहले कौन होगा, उम्मेद खलीफा का दिन होगा। तो ये सब अपने आप आपको मज़ा आने लगेगा यदि आप इसको क्यों रिलेट करिएगा तो। और ये देखिए अंतिम वाला जो है खलीफा के पद के क्रम में अंतिम में ऑटोमन साम्राज्य आता है। आप लोग को मालूम होगा ऑटोमन साम्राज्य जिसकी जो है मूल रूप से समाप्ति किसने कर दिया, मोहम्मद कमाल पाशा ने कर दिया जब वहाँ गणतंत्र की स्थापना किया तुर्की में। तो ये खिलाफत का आप जो देख लिए खलीफा पद का क्रम था। अब थोड़ा ये भी जानिए कि ये खलीफा जो थे, जैसे कि राशिउद्दीन खलीफा, ठीक है, और उम्मेद खलीफा, ठीक है, और उसके बाद अब्बासी खलीफा, ये कौन सा एरिया से, तो क्या एक ही जगह खलीफा होता था और वहीं से मतलब शासन प्रशासन चलता था पूरे इस्लाम जगत में? ऐसा नहीं था। खलीफाओं के बीच में भी आपस में युद्ध हुआ और कभी तो तुर्की का खलीफा बना, तो कभी दमिश्क का बना, तो कभी बगदाद का खलीफा बना। क्योंकि आपस में जब उत्तराधिकार के प्रश्न पर जब लड़ाई हुए तो अलग अलग जो इस्लामिक जगत के जो है भौगोलिक क्षेत्र में जो इस्लाम जगत के जो एक प्रकार से कह सकते हैं जो शक्तिशाली हुआ वो खलीफा का पद प्राप्त किया। तो वहाँ पे भी युद्ध का संभावना बना था और बना रहता था और वो खलीफा का पद चेंज होते रहता था, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए आप जो ऑटोमन जो खलीफा था वो तुर्की में था, ठीक है। और उसके बाद उम्मेद खलीफा जो था दमिश्क में था। दमिश्क देख लीजिए, ये है उम्मेद खलीफा, और ये ऑटोमन खलीफा, और अब्बासी खलीफा जो है बगदाद। तो ठीक है, इस प्रकार से आप देख लिए कि कौन सा खलीफा कहाँ से जो है शासन करता था और खलीफा का क्रम क्या था। ये सब जानने के बाद हम लोग अरब साम्राज्य के बारे में ये एरिया को तो हम लोग देख लिए मोटा मोटी ज्योग्राफिकल एरिया में। अब अगर हम लोग नाम से एक बार अगर हम लोग उसको देख लें तो और भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगा कि आखिर कौन कौन से जो देश हैं अभी भी वर्तमान में वो अरब साम्राज्य में कहलाते हैं, अरब साम्राज्य के भाग हैं या अरब साम्राज्य कहलाते हैं। तो उसको भी देख लीजिए अरब साम्राज्य में कौन कौन आता है, जैसे जॉर्डन, फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ठीक है, लीबिया, सूडान, सोमालिया, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, ईरान, इराक, ये जितने यूएई, जिबूती, ये जितने भी देश हैं वो अभी ये अरब साम्राज्य के हिस्सा है। तो मुझे मित्रों पूरा भरोसा है कि पहले तो आप अरब साम्राज्य का जो एरिया को अभी समझ गए होंगे बहुत आसानी से, और उसके बाद
आज ये चीज़ समझ में आया होगा आप लोग को कि इस्लाम मोहम्मद साहब का उदय के बाद जो इस्लाम साम्राज्य पूरे दुनिया में बना, उसका नियंत्रण कैसे होता था, खलीफा से होता था। और खलीफा का क्रम समझ गए आप, और उसके बाद ये भी समझ गए कौन सा खलीफा जो है कहाँ से शासन करता था, ये भी आपको समझ में आया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज का जो समझ है, ये जो वीडियो आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि एक बार में आपको उतना अच्छा समझ नहीं आए तो 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, क्योंकि इस चीज़ को अगर आप देखिए, इसको आप गेटवे समझिए, गेटवे ऑफ मिडिएवल इंडिया। अगर मिडिएवल इंडिया आपको समझना है तो ये आपका गेटवे का काम करेगा, और इसको आप समझे तो निसंदेह बाकी सबसे कुछ अलग ढंग से आप चीज़ों को समझ पाइएगा, आप विशेष स्थिति में रहिएगा। ठीक है मित्रों, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।